आज हम एक ऐसी सोच की परतों को खोलने वाले हैं जो हमें सिर्फ तेज नहीं बल्कि चालाक और रणनीतिक बनाती है। इसे कहते हैं द फॉक्स माइंडसेट। हमारी आज की जो ये सारी जानकारी है वो द फॉक्स माइंडसेट नाम की एक किताब के हिंदी सारांश पर आधारित है, जिसे एक यूट्यूब वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। सही। और हमारा मकसद ये समझना है कि मेहनत और ईमानदारी के अलावा वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को हमेशा जीत दिलाती है। तब भी जब हालात उनके खिलाफ हों। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर हम चालाकी को, आप जानते हैं, धोखेबाजी से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन ये चर्चा इसी फर्क को साफ करेगी। फॉक्स माइंडसेट धोखा देना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है, पैटर्न्स को पहचानने की कला है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके चुपचाप खेल को अपने पक्ष में मोड़ने की कला। ये हार्डवर्क को नकारता नहीं, बल्कि उसे एक दिशा देता है। चलिए तो फिर इस सोच की परतों को खोलते हैं। जो सबसे पहला सिद्धांत सामने आता है वो कहता है डोंट जस्ट बी स्ट्रांग, बी शार्प। यानी ताकतवर नहीं, तेज बनो। दुनिया अगर जंगल है तो शेर की तरह दहाड़ने की नहीं, लोमड़ी की तरह सोचने की जरूरत है। पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ मेहनत के दम पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों एक ही आइडिया पर स्टार्टअप शुरू करते हैं। पहला दोस्त वो दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। दूसरा भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन वो अपना समय सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं लगाता। वो मार्केट की साइकोलॉजी को समझता है, अपने कॉम्पिटिटर्स की कमजोरियों पर नजर रखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि सिस्टम में कहाँ लूप होल्स है। बिल्कुल, वो सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है? कुछ महीनों बाद जब एक निवेशक फंडिंग देने आता है तो वो दूसरे दोस्त को चुनता है। क्यों? जबकि मेहनत तो दोनों ने की थी। क्योंकि पहले दोस्त ने एक अच्छा प्रोडक्ट बेचा, लेकिन दूसरे ने एक कहानी बेची। एक ऐसी कहानी जिसमें उसने बताया कि मार्केट की कौन सी दुखती रग पर वो हाथ रखने वाला है। और उसके कॉम्पिटिटर्स वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? एकदम सही। निवेशक ने सिर्फ मेहनत नहीं देखी, उसने एक गहरी समझ और एक रणनीति देखी। यही है शार्प होना। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात कही गई है, खुद को अंडर एस्टिमेट होने दो। मतलब लोमड़ी कभी अपनी ताकत का दिखावा नहीं करती। हाँ। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू में है, अगर वहां वो खुद को अंडर एस्टिमेट होने देगा तो उसे कमजोर समझकर रिजेक्ट भी तो किया जा सकता है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप अपनी काबिलियत छिपाएं या कमजोर दिखें। अच्छा। इसका मतलब है अपनी पूरी रणनीति का ढिंढोरा ना पीटें। जब लोग आपको थोड़ा हल्के में लेते हैं तो वे आपकी तैयारी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि आप प्रेडिक्टेबल हैं, और यही वो पल होता है जब आप एक ऐसा मूव चलते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। इसे स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी कहते हैं शायद। हाँ, एक तरह से आप दिखते हुए भी अनदेखे रहते हैं। जैसा कि कहा गया है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज प्रिपरेशन। आपकी खामोशी आपकी तैयारी का हिस्सा है। मतलब ये अपनी भावनाओं पर काबू रखने जैसा है, बाहर से शांत दिखना जबकि अंदर दिमाग चल रहा हो। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशनल होकर मूर्ख बनना गलत है। ये माइंडसेट सिखाता है कि अपनी भावनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब कोई आपको उकसाता है और आप शांत रहते हैं तो आप उसे अपनी ताकत का कंट्रोल नहीं देते, और आप सिचुएशन को ज्यादा साफ देख पाते हैं। सही, और बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो खेल को समझना पहला कदम है, लेकिन कोई भी खेल अकेले तो नहीं खेला जाता, उसमें हमेशा दूसरे लोग होते हैं। तो क्या इस माइंडसेट का अगला हिस्सा उन लोगों को समझने के बारे में है? एकदम सही पकड़ा आपने। दूसरा सिद्धांत इसी पर है, लोगों के चेहरे नहीं, उनके पैटर्न पढ़ो। असल जीत उनकी होती है जो लोगों की अनकही बातों को समझ जाते हैं। हर इंसान एक खुली किताब की तरह है, बस हमें उसे पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए। पर ये कैसे होता है? लोग तो अक्सर वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। श्रुत में कुछ बहुत ही व्यवहारिक तकनीकें बताई गई हैं। पहली, शब्दों से ज्यादा खामोशी को सुनो। खामोशी को? हाँ, जब आप किसी से कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं और वो जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुकता है, तो उस ठहराव में अक्सर असली जवाब छिपा होता है। अच्छा। दूसरी, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। अगर कोई बात करते हुए बार बार अपनी नाक छू रहा है या नजरें चुरा रहा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो
वो पूरी तरह सहज नहीं है, या शायद कुछ छिपा रहा है। हाँ बिल्कुल। ये छोटे छोटे पैटर्न्स उसकी असली सोच को उजागर कर देते हैं। वीडियो में एक मिरर टेक्निक की भी बात है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगती है कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें, लेकिन क्या ये असल में काम करती है? कहीं ये बनावटी तो नहीं लगेगा? नहीं, ये बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करती है, और अगर इसे सही से किया जाए तो ये बनावटी बिल्कुल नहीं लगती। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है। हाँ। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम अनजाने में किसी के एक्शन को कॉपी करते हैं, जैसे अगर वो अपने बालों पर हाथ फेरता है और कुछ देर बाद आप भी वैसा ही करते हैं, तो उनके दिमाग में वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो हमारे में होते हैं। अच्छा। इससे एक अनजाना सा, एक अवचेतन स्तर पर भरोसा पैदा होता है। सामने वाले को लगता है कि ये मेरे जैसा है, और इंसान उसी पर भरोसा करता है जो उसे अपने जैसा लगता है। बिल्कुल आते हैं, पर शायद रास्ता नहीं जानते। सही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्रुत मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। मैनिपुलेशन झूठ पर आधारित है, डर पर, और यह थोड़े समय तक ही काम करता है। लेकिन इन्फ्लुएंस सच्ची ऑब्जर्वेशन और सामने वाले की साइकोलॉजी को समझकर उसे साथ चलाने पर आधारित है। मतलब फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान लोगों को बदलता नहीं, बल्कि उनके व्यवहार की वजह समझता है और फिर उसी वजह का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाता है। ये लंबे समय तक असरदार रहता है। ऐसा लगता है कि लोगों को समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, और शायद इसीलिए इस सोच का तीसरा और सबसे ताकतवर हथियार है खामोश रणनीति। असली चाल वही होती है जो दिखाई ना दे, और असली शक्ति वही जो चुपचाप असर छोड़ जाए। बिल्कुल। जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर अपनी बेचैनी और असुरक्षा दिखाता है, लेकिन जो चुप है वो कमजोर नहीं है, बल्कि वो कैलकुलेशन कर रहा है। वो माहौल को पढ़ रहा है। हाँ, ये समझ रहा है कि कौन क्या चाहता है और इस स्थिति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है। मैंने एक बार एक बड़ी बोर्ड मीटिंग में देखा था, जहां सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। जो सीईओ थे वो 40 मिनट तक बस सुनते रहे, बिना एक शब्द कहे। अंत में उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे और पूरी चर्चा की दिशा ही बदल गई। असली कंट्रोल उनके पास था, जो सबसे ज्यादा चुप थे। मतलब बातचीत में जो बोल रहा है जरूरी नहीं कि वो कंट्रोल में हो। स्रोत में भी कहा गया है, जो सुनता है वही गेम को कंट्रोल करता है। सही बात है। सुनने वाला ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है, और जिसके पास ज्यादा जानकारी होती है, ताकत उसी के पास होती है। इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है, इमोशनल साइलेंस। इमोशनल साइलेंस। हाँ, जब फॉक्स को चोट पहुंचती है तो वो चिल्लाता नहीं, चुप हो जाता है। ये खामोशी सामने वाले के मन में अपराध बोध, डर और सम्मान, ये तीनों भावनाएं एक साथ पैदा कर सकती है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। सोचिए, जब आप किसी की गलती पर चिल्लाने के बजाय पूरी तरह चुप हो जाते हैं, तो आप उसे खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं, और वहीं से उसकी साइकोलॉजिकल शिफ्टिंग शुरू होती है। मतलब बिना एक शब्द कहे सामने वाले के दिमाग को नियंत्रित करना, यही है वो तरीका। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि खेल को समझना है, खेल के खिलाड़ियों को पढ़ना है, और खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन खेल के नियमों का क्या? चौथा सिद्धांत कहता है, खेल के बोर्ड पर महारत हासिल करो। इसका मतलब क्या है? नियमों को तोड़ना नहीं, मोड़ना। हाँ, जो खिलाड़ी बनकर चलता है वो नियम मानता है, लेकिन जो डेम बोर्ड को समझ जाता है वो नियमों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। इसका पहला नियम है कि हर सिस्टम में लूप होल्स यानी कमजोरियां होती हैं। हर सिस्टम में, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो, सरकारी सिस्टम हो या कोई रिलेशनशिप। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान उसी कमजोरी को ढूंढता है। वो भीड़ के साथ नहीं चलता, बल्कि वो रास्ता खोजता है जहां भीड़ नहीं जा रही। हर सिस्टम का एक कोड होता है। ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। स्रोत में इंस्टाग्राम का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम का कोड है अच्छी रील्स बनाना और कंसिस्टेंट रहना। हाँ, यही तो सब कहते हैं। ये सच है, पर अधूरा सच है। असली कोड कुछ और है। कोड ये है कि जब आप कोई रील पोस्ट करते हैं तो उसके पहले 15-20 मिनट में जितने भी कमेंट्स आते हैं उनका तुरंत जवाब दें। तुरंत? हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगता है कि ये पोस्ट बहुत जरूरी है, इस पर एंगेजमेंट हो रहा है, और वो उसे और ज्यादा लोगों को दिखाता है। अरे वाह! ये उस सिस्टम का एक लूप होल है जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नियम नहीं तोड़ रहे, बस सिस्टम के काम करने के तरीके को हैक कर रहे हैं। कमाल है। मतलब बिजनेस का कोड सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि लोगों की अनकही जरूरत को समझना है। बिल्कुल। और रिलेशनशिप का कोड शायद सिर्फ प्यार जताना नहीं,
बल्कि एक दूसरे की बाउंड्रीज का सम्मान करना भी है। बिल्कुल सही। और इसीलिए कहा गया है बेंड द रूल्स, डोंट ब्रेक देम। सिस्टम के अंदर रहकर ही उसकी कमजोरियों का फायदा उठाओ ताकि सिस्टम आपको बाहर ना निकाले। जो सिस्टम के खिलाफ जाकर लड़ता है वो अक्सर हार जाता है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर रहकर उसे अपनी दिशा में मोड़ देता है वही जीतता है। ये तो शतरंज खेलने जैसा है, जबकि बाकी सब लूडो खेल रहे हो। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं 5वें और आखिरी सिद्धांत पर, जो इस सोच का शायद सबसे ऊंचा स्तर है, बिना कमांड के नियंत्रण और गायब होने की कला। हाँ। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिना बॉस बने कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये मनोविज्ञान का सबसे गहरा स्तर है। इसका मतलब है दुनिया को ये मत बताओ कि तुम ताकतवर हो, बस उन्हें महसूस कराओ कि तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन ये होता कैसे है? आप लोगों को सीधे आदेश नहीं देते, आप उन्हें विकल्प देते हैं, लेकिन वो सारे विकल्प आपके ही डिजाइन किए हुए होते हैं। अच्छा। लोगों को लगता है कि फैसला उनका है, पर असल में दिशा आपकी होती है। आप किसी की ईगो को चोट पहुंचाने के बजाय उसकी ईगो को ही अपनी दिशा में मोड़ देते हैं। और इसी से जुड़ी है डिसअपीयरिंग स्ट्रैटेजी। पर आज की दुनिया में तो कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जो दिखता है वही बिकता है। तो फिर कोई जानबूझकर गायब क्यों होगा? क्योंकि जो चीज हर वक्त उपलब्ध रहती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी का नियम है, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। फॉक्स कभी कभी जानबूझकर मैदान से पीछे हटता है। ये पीछे हटना हार नहीं है, ये रिचार्ज होना है। ठीक वैसे ही जैसे तीर को तेजी से आगे छोड़ने के लिए पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार हुआ। हाँ, जब आप अचानक गायब होते हैं तो लोग आपके बारे में सवाल करते हैं, आपकी मौजूदगी की कीमत समझते हैं। आपकी अनुपस्थिति आपके लिए एक रहस्य और सम्मान बना देती है। और फिर जब आप लौटते हैं तो एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक लेजेंड की तरह लौटते हैं, क्योंकि आपकी वापसी ज्यादा असरदार होती है। ये अपनी वैल्यू बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो फॉक्स माइंडसेट का सार धोखा या चालाकी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गहरी ऑब्जर्वेशन, रणनीतिक खामोशी, सिस्टम के कोड को समझने और ताकत दिखाने के बजाय चुपचाप नतीजों को नियंत्रित करने की कला है। बिल्कुल। ये माइंडसेट मेहनत और ईमानदारी को नकारता नहीं, बल्कि उनके साथ एक रणनीतिक परत जोड़ता है। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही मिश्रण है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, असली पावर जीतने में नहीं है, बल्कि जीत को डिजाइन करने में है। आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, आप ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां जीतना आपकी मजबूरी बन जाए। और अब एक विचार जिस पे और सोचा जा सकता है। स्रोत के अनुसार इस माइंडसेट का अंतिम चरण तब आता है जब आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद गेम बोर्ड बन जाते हैं। एक दिलचस्प सोच है। जहां आप अपनी मर्जी से नियम बदलते हैं। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में दूसरों के बनाए खेल को खेलने की बजाय खुद अपना गेम बोर्ड डिजाइन करना कैसा होगा, जहां नियम आपके हों और चालें भी आपकी।